कहानी का आगाज़ पेरिस के एक मछली मार्केट से होता है, जहाँ एक हामला औरत अपने बच्चे को जन्म देती है। इसके पिछले तमाम बच्चे मुर्दा पैदा हुए थे, इसलिए वो इस बार भी ये ख्याल कर लेती है कि इसका ये वाला बच्चा भी मुर्दा पैदा हुआ होगा। इसलिए वो अपने बच्चे को अपने पाँव की मदद से इसे एक मछली के कूड़े के ढेर में फेंक देती है और वापस काम में लग जाती है। वो शायद बच्चे की नब्ज़ चेक कर सकती थी या इसके एक हाथ पर चूटी काट कर चेक कर सकती थी कि उसका बच्चा ज़िंदा है या नहीं, लेकिन वो तो हवा की तरह चुप करके वहाँ से निकल जाती है। खैर, वो एक अलग ही दौर था। बच्चा जैसे ही बाजार की शदीद गंदी बदबू को सूंघता है तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। मार्केट के लोग जब इस बच्चे की आवाज़ सुनते हैं तो वो औरत को अपने ही बच्चे को मारने का इल्ज़ाम लगा देते हैं। औरत भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो पकड़ी जाती है और उसको फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। फिर बच्चे को एक यतीम खाने में भिजवा दिया जाता है, जिसे मदीम गिलार्ड नाम की एक औरत चलाती है। साल गुजरते हैं और वो बच्चा, जिसका नाम जीन रख दिया जाता है, वो 5 साल का हो जाता है। वो बच्चा एक आम बच्चा नहीं होता, उसके पास एक पावर होती है कि वो किसी भी चीज़ को दूर से सूंघ सकता है और बता सकता है कि वो क्या चीज़ है। इस पावर को हम स्मेल सेंस का नाम दे सकते हैं। जीन दूर खड़ी चीज़ों, जानवरों और फलों को इनकी खुशबू से बता सकता है कि वो क्या चीज़ है। जीन जब 15 साल का होता है तो मदीम गिलार्ड इसको चमड़े के कारखाने में 5000 के बदले में बेच देती है। बुरी औरत इस सौदे से बहुत ज़्यादा खुश होती है कि वो इस बच्चे को बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा चुकी है, लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहती। जब वो घर जा रही होती है तो रास्ते में कुछ लुटेरे मदीम गिलार्ड को लूट लेते हैं और इसी में उसे कत्ल कर देते हैं। दूसरी तरफ जीन को एक खौफनाक शक्ल वाले आदमी ग्रैमियल के पास काम करना पड़ता है। टैनिस शहर में ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ मज़दूरों को 12 घंटे मुसलसल काम करना पड़ता है, लेकिन जीन अपनी हिम्मत और ताकत से ये सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है। कई साल तक सख्त मेहनत करने के बाद जीन को तरक्की देकर आयरन बॉय बना दिया जाता है। अब वो चमड़े को शहर लेकर जाता है और वहाँ किसी दुकान में बेचने का काम करता है। शहर की गलियों में चलते हुए जीन को बहुत सी स्मेल सूंघने का मौका मिलता है। वो हर एक खुशबू को बहुत ही ध्यान से सूंघता है और इसके मज़े लेता है। एक दिन ग्रैमियल को एक मीटिंग पर जाना पड़ता है और वो जीन को अकेले ही दुकान पर छोड़ जाता है। जीन इस मौके का फ़ायदा उठाता है और पास की परफ्यूम की दुकान में जाता है और हर तरह की खुशबू को सूंघना शुरू कर देता है और इससे मज़े लेने लगता है। दुकान में कई कस्टमर भी मौजूद होते हैं जो कि एक नए और मकबूल खुशबू अमोरा को खरीदने आए होते हैं, लेकिन अचानक जीन को अपनी ज़िंदगी की सबसे हसीन खुशबू महसूस होती है। वो फौरी तौर पर इस खुशबू की तलाश शुरू कर देता है कि वो कहाँ से आ रही है। ये खुशबू एक सुर्ख बालों वाली औरत से आ रही होती है जो बाज़ार में फल बेच रही होती है। जीन उस लड़की का पीछा करता है और इसे एक सुनसान गली में बैठा हुआ पाता है। जीन आहिस्ता से इस लड़की के पीछे आकर इसे आने वाली खुशबू को बहुत ही गहराई से महसूस करने लगता है। तभी अचानक वो लड़की पीछे की तरफ देखती है और खुद को जीन के इतना करीब पाती है और वो डर से चीख मारने ही वाली होती है कि जीन उसके मुंह पर हाथ रख लेता है। तभी जीन को अपने पीछे से कोई आने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसकी वजह से जीन जल्दी से इस लड़की को एक साए वाली दीवार के पीछे घसीट लेता है। कुछ देर बाद वहाँ से एक जोड़ा गुजरता है। जीन इनके जाने का इंतज़ार करता है। जैसे ही वो जोड़ा वहाँ से चला जाता है तो जीन तभी ही इस लड़की को छोड़ देता है, लेकिन बदकिस्मती से तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस लड़की का दम घुटने की वजह से इसकी मौत हो चुकी थी। जीन ये सब कुछ देखकर ज़रा भी परेशान नहीं होता, बल्कि वो उस लड़की को निकट करके सर से लेकर पाँव तक इसकी खुशबू को सूंघने लग जाता है। इसके अपने किए पर ज़रा भी अफसोस नहीं होता। कई साल चमड़े का काम करने की वजह से इसमें से इंसानियत ख़त्म हो चुकी थी। खैर, काफ़ी देर इस लड़की को सूंघने के बाद इस लड़की से वो खुशबू बदबू में बदल जाती है। जब जीन बदबू को सूंघता है तो वो जहनी दबाव का शिकार हो जाता है। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। फिर जब वो वापस दुकान पर जाता है तो ग्रैमियल इसे बहुत मारता है, क्योंकि वो बगैर इजाज़त दुकान से गायब हो गया था। मगर जीन चुप करके इसको बर्दाश्त करता है और इस लड़की से आने वाली खुशबू के बारे में सोच रहा होता है। फिर जीन फैसला करता है कि वो ऐसा परफ्यूम बनाएगा जिसमें वो इंसान की खुशबू को डालेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पेरिस का एक मशहूर परफ्यूम का दुकानदार
जिसका नाम बिलादीन होता है, अपने कारोबार में नुकसान उठा रहा होता है। जब से मार्केट में अमोरा नाम का परफ्यूम मार्केट में आया होता है, वो अमोरा परफ्यूम का फार्मूला जानने के लिए कई एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, लेकिन किसी चीज़ की कमी की वजह से वो फार्मूला का पता नहीं लगा पाता। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जीन बिलादीन की दुकान में जानवरों का चमड़ा बेचने के लिए जाता है। वो जब दुकान में मुफ्ती खुशबू सूंघता है तो उसे पता चल जाता है कि बिलादीन अमोरा का परफ्यूम बनाने की कोशिश कर रहा है। फिर जीन बिलादीन को बताता है कि वो फार्मूला में कौन सी चीज़ नहीं डाल रहा, जिसकी वजह से इसका फार्मूला मुकम्मल नहीं हो पा रहा। जीन कहता है, सर अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपको अमोरा परफ्यूम बना कर दे सकता हूँ। बिलादीन पहले तो बहुत ज़्यादा हैरान होता है, फिर बिलादीन इजाज़त दे देता है और जीन अपनी स्मेल सेंस की वजह से अमोरा नामी परफ्यूम को बना डालता है। अगले दिन बिलादीन जीन के मालिक ग्रैमिन को अच्छी खासी रकम देकर खरीद लेता है। ग्रैमिन इतने पैसे की वजह से जीन को बेच देता है। जीन को बिलादीन खुशबू बनाने के तरीके सिखाता है और जीन इन तरीकों को सीखने के बाद से बहुत से परफ्यूम बनाना सीख जाता है। और वो परफ्यूम मार्केट में ना होने की वजह से बिलादीन का बिजनेस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। कुछ महीने बाद बिलादीन जीन को एक राज की बात बताता है कि हर परफ्यूम में 12 एसेंस होते हैं, लेकिन जब इसमें एक और एसेंस डाला जाता है तो वो इन सब पर डोमिनेट कर जाता है, यानी कि वो इन सब पर गालिब आ जाता है। अगले दिन बिलादीन इसे एक और तरीका बताता है, फ्लावर से किस तरह खुशबू निकालते हैं। इस तरीके को देखकर जीन खुद से तजर्बे करने का सोचता है। वो सड़क से कई चीज़ों को जमा करना शुरू कर देता है, जिसमें वो लोहे, जंजीरों, गोरे की नाल और यहाँ तक कि वो अपने मालिक की बिल्ली को भी परफ्यूम बनाने वाली मशीन में डाल देता है, ताकि लोहे की जंजीरों की खुशबू और बिल्ली की खुशबू को मज़े से सूंघ सके। अगले दिन बिलादीन जीन की खौफनाक आवाज़ सुनता है और भागकर जीन के पास जाता है तो वो देखता है कि जीन काफ़ी ज़्यादा परेशान है। वो परफ्यूम की मशीन में देखता है कि उसने उसकी बिल्ली को भी डाल दिया है और जीन से कहता है कि इनकी खुशबू हासिल नहीं की जा सकती। तो जीन ये सुनकर बेहोश हो जाता है। इसकी सेहत दिन ब दिन खराब होना शुरू हो जाती है। एक दिन जीन मरने से पहले बिलादीन से पूछता है, क्या सर कोई और तरीका है खुशबू हासिल करने का? तो बिलादीन बताता है, हाँ, डिस्टिलेशन से ये मुमकिन है, जो कि ग्रासी शहर में पढ़ाया जाता है। जीन ये सुनकर बहुत खुश होता है और वो कुदरती तौर पर ठीक हो जाता है और फिर अपने मालिक से वहाँ जाने का कहता है, वहाँ जाकर इस तरीके को सीखने का कहता है। लेकिन बिलादीन उसे 100 ऐसे नए फार्मूला बताने का कहता है जो कि मार्केट में ना हो। जीन ऐसे कई 100 फार्मूला बता देता है और फिर मालिक जीन पेरिस की तरफ रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ बिलादीन उन फार्मूले को देख रहा होता है जो कि जीन ने इनको दिए थे। इसी वक्त वहाँ पर अर्थक्वेक आता है और बिलादीन का घर दरिया में बह जाता है और उसकी पूरी फैमिली की मौत हो जाती है। अभी तक हमें पता चलता है कि जीन के साथ जिसने बुरा करने की कोशिश की वो कुदरती तौर पर मौत के शिकार हो गए। जीन काफ़ी दिनों तक पैदल सफ़र करता है और ग्रासिया के शहर तकरीबन पहुंचने ही वाला होता है कि उसे एक नाकाबिल यकीन खुशबू महसूस होती है। ये खुशबू आलू बुखारे वाली औरत से भी ज़्यादा हसीन थी। चंद लम्हों बाद एक गाड़ी वाला आदमी वहाँ से गुजरता है और जीन को अंदाज़ा हो जाता है कि ये खुशबू एक हसीन नौजवान लड़की से आ रही है जिसका नाम ओरा है। वो खुशी से सीधा ग्रासिया की तरफ दौड़ता है और अपनी नाक की रहनुमाई में ओरा की घर तक पहुँच जाता है। वो बाग में चुपके से दाखिल होकर फासले से उसे देखता रहता है। वो शिद्दत से उसके करीब जाने की कोशिश करता है, मगर उसी वक्त ओरा के वालिद एंटोनियम वहाँ पर आ जाते हैं जो अपनी बेटी को अंदर भेजने का कहते हैं। अगले दिन जीन एक परफ्यूम की दुकान में जाता है जहाँ वो डिस्टिलेशन का फन सीखता है। वो नरफिल और उसके साथ ही ड्रोट की निगरानी में काम करता है। ये तरीकाकार फलों को जानवरों की चर्बी में दबाकर और फिर इन्हें बड़े बर्तन में उबालने पर मबनी था ताकि इनका इत्र निकाला जा सके। एक रात जीन एक जिस्म फरोश औरत को किराए पर बुलाता है, मगर बजाय कोई तलक बनाने की वो लकड़ी के हैंडल से इसके सर से जोर पर मारकर इसे कत्ल कर देता है। फिर वो इसके बाल काट कर इसके जिस्म को जानवरों की चर्बी में लपेट कर देता है और एक कपड़े में बंद कर देता है।
कुछ घंटों बाद वो चर्बी को कुछ खींच खींच कर इसका रस निकाल लेता है और उसमें से खुशबू कामयाबी से बाहर निकाल लेता है। जीन को अपनी कामयाबी पर बेहद खुशी होती है और वो इस खुशबू को एक बोतल में डाल लेता है। वो 13 मुख्तलिफ बोतलों को रखता है। महीनों में जीन खूबसूरत और खुशबूदार नौजवान औरतों को चुनने लगता है। वो इन्हें कत्ल करता है और अपनी तकनीक के जरिए से इनसे खुशबू निकालता है। बलाखिर वो 12 मुनफरिद और खौफनाक इत्र मुकम्मल तौर पर बना लेता है। जब वो इन 12 इत्रों को आपस में मिलाता है तो वो एक ताकतवर खुशबू में तैयार हो जाती है। ये इंतहाई ज़बरदस्त होती है। जब ड्रूड गलती से इसे सूंघ लेता है तो वो जीन से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने वाला बन जाता है। जीन अपनी तरक्की पर बहुत खुश होता है, मगर उसे अभी भी आखिरी और सबसे अहम खुशबू ओरा की दरकार थी। इधर एंटोनियम को एहसास हो जाता है कि ग्रासिया में कोई सीरियल किलर आया हुआ है। वो अपनी बेटी को बचाने के लिए अगली सुबह सामान बांधता है और उसे शहर से बाहर निकालता है। वो कातिल को धोखा देने के लिए एक खाली गाड़ी को मुख्तलिफ कीमतों में बेचता है और ओरा को घोड़े पर एक सुनसान और खुफिया जगह पर बेच देता है। बदकिस्मती से जीन की नाक फौरन महसूस कर लेती है कि ओरा की खुशबू कमज़ोर हो रही है। वो भी जल्दी से अपना सामान बांधता है और उसकी खुशबू की मदद से उसको ढूंढने में कामयाब हो जाता है। ग्रेसिया में एक गली का कुत्ता हादसाती तौर पर जीन के कमरे में एक बाल का गुच्छा खींचकर बाहर निकाल देता है। ये मंजर ध्रुव देख लेता है और तफ्तीश शुरू कर देता है। कुछ ही देर में इसे मुर्दा औरतों के कपड़े और बाल भी मिल जाते हैं। दूसरी तरफ रिची और ओरा एक वीरान इलाके में पहुंच जाते हैं और वहां पर एक किराए का कमरा लेते हैं अपनी बेटी को एक खिड़की के बगैर। मगर जीन किसी तरह से उस चाबी को खोजकर उस दरवाजे को खोल लेता है और वो ओरा को कमरे से बाहर ले जाता है। ओरा के फादर ने हर मुमकिन कोशिश की थी कि वो अपनी बेटी को बचा सके, लेकिन जीन किसी तरह से उस कमरे का दरवाज़ा खोल लेता है। अगली सुबह रिची दरवाज़ा को खोलकर अपनी बेटी को चेक करने के लिए अंदर आता है और वो ओरा को मरा हुआ पाता है। दूसरी तरफ जीन करीबी जंगल में होता है जहां वो जल्दी से ओरा की खुशबू निकालने का अमल शुरू कर देता है। वो उसे बाकी 12 खुशबू में शामिल करके बिलाखिर एक बहुत ही ज़्यादा तेज़ खुशबू बना लेता है। जीन बेहद खुश होता है और उसे सूंघने के लिए आगे बढ़ता है, मगर अचानक चारों तरफ से पुलिस वाले इसे घेर लेते हैं। इन्हें तमाम सबूत मिल चुके होते हैं जो जीन को दर्जनों औरतों के कत्ल में मुजरिम साबित कर सकते हैं। इसी लम्हे पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है, मगर वो बड़ी होशियारी से परफ्यूम की बोतल को अपनी जेब में छुपा लेता है। चंद हफ्तों बाद जीन को एक आलमी अदालत में पेश किया जाता है। जीन को दर्जनों औरतों को मारने के जुर्म में फांसी की सजा सुना दी जाती है। जिस दिन जीन को फांसी की सजा देनी थी उस दिन जीन उस परफ्यूम को अपने ऊपर लगा लेता है और जो कोई भी उस परफ्यूम की खुशबू को सूंघता है वो कहने लगता है कि इस फरिश्तेनुमा आदमी को क्यों सजा दी जा रही है, और सब लोग पागल हो जाते हैं। जीन एक परफ्यूम को एक कपड़े पर लगाकर लोगों की तरफ फेंक देता है। वो परफ्यूम हर तरफ फैल जाता है और लोग पागल हो जाते हैं। जीन मौके का फायदा उठाते हुए वहां से भाग जाता है। फिर जब परफ्यूम का असर जाता है तो सब लोग जीन के साथी ड्रूड को इसका जिम्मेदार कहते हुए उसे फांसी दे देते हैं। दूसरी तरफ जीन वहीं पर आ जाता है जहां पर वो बचपन में पैदा हुआ था। वो मार्केट में जाकर अपने ऊपर वो परफ्यूम की बोतल पूरी तरह डाल लेता है। चारों तरफ से लोग उस खुशबू को सूंघने के लिए उसके पास दौड़ते हुए आते हैं और सुबह को हम देखते हैं कि जीन के सिर्फ कपड़े ही बचे थे क्योंकि लोगों ने उसे मार दिया था। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।